हाँ जी बचवाड़ी, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इंटरनल ऑडिट की, चैप्टर नंबर 16 की। और एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, बहुत ही तरीके से मैंने समराइज कर दिया आपके लिए इस चैप्टर को। कुल 6 पेज आपको पढ़ने हैं समराइज नोट्स के अंदर। ये समराइज नोट्स लिंक आपको दिया गया होगा इस सेशन के साथ। अगर लिंक नहीं दिया तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, क्रैक सीए फाइनल के नाम से टेलीग्राम चैनल से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 6 पेज आपने इसमें पढ़ने हैं समराइज, और एक एक पॉइंट हमने स्टडी मैट का इसमें कवर किया हुआ है बिना कोई देरी किए हुए। तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले दिया है जी इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है। तो भैया इंटरनल ऑडिट में आपको पता है 3 चीजें आप चेक करते हैं। इंटरनल कंट्रोल तो चेक करते ही करते हैं, साथ में रिस्क मैनेजमेंट और साथ में गवर्नेंस। तो 3 चीजें आप चेक करेंगे, ये आप इंटरमीडिएट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कंट्रोल, गवर्नेंस और आपका रिस्क मैनेजमेंट। एक बात ध्यान रखिए, इंटरनल ऑडिट में ठीक है आपने इंटरनल कंट्रोल चेक किया, आपको लगता है कहीं इंप्रूवमेंट्स, आप इंप्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे मैनेजमेंट ताकि मैनेजमेंट वहां पे इंप्रूवमेंट्स कर पाएगा। बट कह रहा है इंटरनल ऑडिट की सर्विस एश्योरेंस के बियॉन्ड जाकर, ठीक है, इट विल ऑल्सो इंक्लूड एडवाइजरी रोल, कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव पूरे करने वाली, कंट्रोल भी कि आप बताइए सजेस्ट करें इंप्रूवमेंट्स, तो उस केस में इतना जरूर इंश्योर कर लेना भाई कि इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। रीजन बीइंग कहीं ना कहीं आप डे टू डे फंक्शनिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आईए फंक्शन तो भी आईए फंक्शन को इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। हालांकि अगर आप लॉ पढ़ें तो स्टैट्यूट कहता है जितना कि ईए मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड है, उतनी आईए के लिए रिक्वायर्ड नहीं, बट तब भी इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ेगी। और साथ में एक बात और, इंटरनल ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं है, आपको पता है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आप चेक करते हैं। बट ये अगर आईए के काम पर रिलाय करेगा, आईए मतलब इंटरनल ऑडिटर, ये मतलब एक्सटर्नल यानी कि स्टैट ऑडिटर, तो वो उसके लिए सिर्फ फाइनेंशियल ही काम का होगा। बट आईए फाइनेंशियल के अलावा भी चीजें चेक करता है, ऑपरेशनल चीजें भी चेक करेगा, लॉ ऑफ कंप्लायंस भी चेक करेगा, इंटरनल कंट्रोल भी चेक करेगा। तो सिर्फ फाइनेंशियल तक सीमित नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है, नॉट कॉन्फाइंड ओनली टू फाइनेंशियल। साथ में एश्योरेंस के बियॉन्ड जाकर एडवाइजरी रोल भी इंक्लूड होगा। साथ में सर इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप क्या है, वही जो ट्रायंगल आप बनाते आ रहे हैं, जो मैंने मेन बैच के अंदर बनाया भी होगा आपको, ठीक है। तो भैया 6 चीजें आएंगी इसके अंदर। सबसे पहले कहता है आप इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, आप ऑपरेशन चेक करेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, स्टैट ऑडिट में आप सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग दोनों इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, साथ में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी चेक करेंगे जो स्टैट कभी चेक नहीं करता। कंप्लायंस ऑफ लॉ भी चेक करेंगे, लॉ स्टैट चेक करता है मेनली वही लॉ जो फाइनेंशियल को अफेक्ट करता है, ऐसे 250 याद करिए। जो लॉ फाइनेंशियल को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है वो भी आप चेक कर लेंगे। बट यहाँ सारे लॉ, सारे रेगुलेशन, सारे बायलॉज, सारे नियम, सारी पॉलिसीज चेक करनी पड़ेगी, चाहे वो फाइनेंशियल को अफेक्ट करे या ना करे। बीइंग एन आईए यू हैव टू एग्जामिन दैट। रिस्क मैनेजमेंट है सर, साथ में गवर्नेंस देखना पड़ेगा। देखो जी इंटरनल कंट्रोल में क्या चेक करना पड़ेगा, एग्जांपल दिए हुए हैं, कह रहा है परचेज ऑर्डर मैच करो, 3 वे एग्जामिनेशन करो, परचेज ऑर्डर का, रिसीट का और वेंडर इनवॉइस का। भाई ये पीओ रखा है, ये मटेरियल आया कि नहीं आया है, ये इनवॉइस रखा है, तीनों को टैली करो, डेट चेक करो, अमाउंट चेक करो। एग्जांपल दिया हुआ है इंटरनल कंट्रोल का। दूसरी बात कहता है सर ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन चेक करिए, है ना, डिलीवरी रिकॉर्ड चेक करिए, सेल कमीशन वगैरह दिए वो चेक करिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कह रहा है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज चेक करिए, इन्वेंट्री हैंडलिंग को लेकर, इन्वेंट्री हैंडल कैसे कर रहा है मैनेजमेंट, ठीक है। साथ में इसके बाद कंप्लायंस ऑफ लॉ में कह रहा है कंप्लायंस चेक करो, जो भी नए लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल है, नई रिजीम आई है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कह रहा है सर कहाँ पे रिस्क का एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है, खासकर केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप पढ़ते हैं इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी आप बात कर रहे हैं। गवर्नेंस के अंदर देखो मेनली अगर बात करें तो गवर्नेंस के अंदर आप चेक करते हैं एथिकल वैल्यूज और कम्युनिकेशन। तो आप चेक करिए कि एथिकल वैल्यूज बनाई गई है और क्या मनवाई जा रही है। मतलब एक तो आपने बनाना भी है, एस्टैब्लिश भी करना है, दूसरा कम्युनिकेट भी करना है, तीसरा इन्फोर्स भी करना है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो भैया इफेक्टिवनेस चेक करनी है, इंडिपेंडेंट एश्योरेंस है, कंट्रोल का, रिस्क मैनेजमेंट को, गवर्नेंस का, साथ में एश्योरेंस के बियॉन्ड जाकर हम एडवाइजरी रोल भी प्ले करेंगे, इसलिए इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। साथ में कॉन्फाइंड नहीं है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तक, बाकी 6 चीजें आपको चेक करनी है, चाहे इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल, चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो, कंप्लायंस ऑफ लॉ, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस। देखो 138 आप इंटर में पढ़कर आ चुके थे भाई, कौन सी कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवानी जरूरी है। तो भैया पहली कंपनी है लिस्टेड, बहुत बढ़िया। दूसरी कंपनी है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में सिंपल क्राइटेरिया डीपीएलटी 25 50 100 200, डीपीएलटी 25 50 100 200, डीपीएलटी 25 50 100 200, मतलब डी से डिपॉजिट 25 करोड़, पी से पेड अप कैपिटल 50 करोड़, एल से लोन 100 करोड़, है ना, टी से टर्नओवर। डीपीएलटी 25 50 100 200, बीच में और है हर जगह, कोई भी कंडीशन पूरी होगी तो चलेगा, कोई भी, एनी चारों में से कोई भी। डीपीएलटी 25 50 100 200। एक कमाल की बात ये है
कि लोन और डिपॉजिट, देखो बाकी कोई भी फिगर होगा पिछले साल का देखना है आपको, लोन और डिपॉजिट जो होगा ना वो किसी एक भी दिन अगर हो गया 100 करोड़ से ऊपर तो आईए करवानी पड़ेगी। मतलब मान लो अगर 24-25 में आईए करवानी कि नहीं करवानी, उसके लिए आपको पिछले साल के फिगर देखने पड़ेंगे 23-24 के। लोन अगर एक भी दिन हो गया मान लो 102 करोड़ का और 31 मार्च को 98 करोड़ ही था, तब भी आईए करवानी पड़ेगी। लोन और डिपॉजिट में दोनों में एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक भी दिन अगर 25 करोड़ से ऊपर गया, एक भी दिन लोन 100 करोड़ से ऊपर गया आईए इज मैंडेटरी। प्राइवेट कंपनी के लिए डीपी हट जाता है, सिर्फ एलटी बचता है 100-200। पब्लिक के लिए डीपी एलटी और यहाँ पे 100-200। कौन बनेगा आईए? सीए सीएमए अदर प्रोफेशनल, जिसे बोर्ड डिसाइड करेगा। ध्यान रखिए आपका जो आईए है वो एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी होगा, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, वो एम्प्लॉय होगा ही होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है सर क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या है? उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ, आगे भी काम आएगी बट अभी पढ़ लो तो सही रहेगा, आपके लिए सॉर्टेड रहेगा। एक सिंपल सा डिफरेंस है भाई किसके बीच में, बिटवीन द आईए एंड बिटवीन द ईए। कहाँ गया भाई तू? चलो इसको लेके आते हैं अभी, ये मेरा डिफरेंस, चलो पहले ऊपर पढ़ लेते हैं उसके बाद चलते हैं डिफरेंस में। ज़रा डिफरेंस अब तक दूसरी फाइल में रखा हुआ है, कोई बात नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होंगे सर आईए के अंदर? सबसे पहले कह रहा है डिफाइन द ओवरऑल प्लान स्कोप मेथोडोलॉजी। हमेशा करते हैं, देखो स्टैट के अंदर भी करना पड़ता है आपको, स्कोप और प्लानिंग डिसाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए मॉनिटर करिए कि प्रॉपर ऑडिट असाइनमेंट्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फाइंडिंग्स वगैरह आपको देखना पड़ेगा। साथ में ध्यान रखिए प्लान, एक्वायर, एंगेज, रिव्यू द परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ। जो आपके पास लोग हैं वो प्रॉपर लोग होने चाहिए भाई, तभी आप ढंग से आईए कर पाएंगे। अगला कह रहा है अगर आपके पास ढंग के लोग नहीं है तो भाई एक्सटर्नल एक्सपर्ट लेकर आओ, टेक्निकल सॉल्यूशन। कम्युनिकेट करिए विद द की स्टेक होल्डर्स, प्रोग्रेस को लेकर कितना है ना। साथ में मेंटेन अ क्वालिटी इवैल्यूएशन। तो पहला कह रहा है क्रिटिकल एक्टिविटी में डिफाइन द प्लान, स्कोप एंड मेथड। ठीक, ओवरसी एंड मॉनिटर वेरियस ऑडिट असाइनमेंट्स विद प्रॉपर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। साथ में प्रोफेशनल स्टाफ की ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। साथ में एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स को हायर करना, टेक्निकल सॉल्यूशन, की स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना, क्वालिटी इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक, थोड़ा जनरल ये सर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आईए की? देखो भैया आईए की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, आईए को कंटिन्यूस एग्जामिनेशन करना है, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का, रिसीट का, डिसबर्समेंट का और ये इंश्योर करना है कि एसेट का मिसअप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, सेफगार्ड अगेंस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। साथ में ध्यान रखिए आप चेक करिए, बट मैंने फिर स्टार्टिंग में भी कहा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाना, इसीलिए आपको ये इतना इंश्योर करना है कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टाफ। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना सर, आपको अलग रहिए सर। ठीक, साथ में ध्यान रखें अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ लगता है आपको तो ऑब्जर्व द फैक्ट्स और अथॉरिटीज को बताइए अगर लगता है कि चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। साथ में मैनेजमेंट के साथ काम करिए और अप टू डेट रखिए इन्फॉर्मेशन। सर कोई भी इवेंट अगर ऐसा लगता है कि अफेक्ट कर रहा है, बिजनेस पॉलिसी में कोई चेंज आता है, यू हैव टू कीप अप टू डेट। और साथ में इंडिपेंडेंट स्टेटस एंजॉय करना है आपको। ठीक, कुल मिला के पहला कह रहा है कंटिन्यूस एग्जामिनेशन करना भी, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का, रिसीट्स वगैरह का, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है ऑपरेट इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग स्टाफ, मतलब भाई एग्जीक्यूटिव फंक्शन में इन्वॉल्व मत हो, इंडिपेंडेंट रहो। 3 पॉइंट इसी के हो गए। कह रहा है सर कोई भी फैक्ट सिचुएशन अगर आपको लगता है कि अफेक्ट कर सकती है तो आप बताइए अथॉरिटीज को। साथ में मैनेजमेंट का काम करिए और अप टू डेट रखिए, कोई भी चेंजेस वगैरह आते हैं, चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, बिजनेस पॉलिसी में चेंज आ रहा है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ठीक, तो 6 पॉइंट्स है भाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में और 6 पॉइंट यहाँ तक क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक, अब चलते हैं फिक्सेशन स्कोप। बड़ा सिंपल सी बात है, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी और बोर्ड बनाना जरूरी होगा ना, सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी मैनेजमेंट के साथ मिलकर, एंड सीआईए, ये वर्ड ध्यान रखना है, कई बार आएगा। सीआईए वो यूएस वाला नहीं है, ये चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट, ये मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। ऑडिट कमेटी अलॉन्ग विद सीआईए ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोप फिक्स करेंगे, आपका क्या करना है क्या नहीं करना, आपको स्कोप ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा, फिक्स करेगा। ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है तो ऑडिट कमेटी, नहीं तो बोर्ड, किसके साथ मिलकर, सीआईए के साथ मिलकर। जहां पे ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी नहीं है, ये मान लो कंपनी है, तो कह रहा है अदर ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंटरनल को अपॉइंट करेंगे, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर, एलएलपी में डीपी, ठीक है ना, वो अपॉइंट करेंगे और वही ऑब्जेक्टिव फिक्स करेंगे। तो भाई क्वेश्चन लगता है हु विल फिक्स द ऑब्जेक्टिव, तो जहां कमेटी बनानी जरूरी है वहां कमेटी या बोर्ड,
कंपनी केस में इन कंजंक्शन विद द मैनेजमेंट एंड सीआईए। जहाँ ये सब नहीं है, मान लो कंपनी नहीं है, तो फिर जो अपॉइंट करते हैं वही ऑब्जेक्टिव फिक्स करते हैं। वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। कह रहा है इंटरनल ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी के साथ कंसल्ट करके एक प्लान बनाएगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, ताकि ऑडिट आईए को ढंग से कंप्लीट कर पाए एफिशिएंटली और टाइमली। 3 बातें हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फिक्स कौन करेगा? कमिटी या बोर्ड इन कंजंक्शन विद मैनेजमेंट सीआईए। बाकी कंपनीज में जो अपॉइंट करेगा वही ऑब्जेक्टिव फिक्स करेगा, कहानी खत्म। सर ये चीजें आपको चेक करनी है और ये चीज आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। आइए को क्या है सर ये चीजें, आइए पढ़ते हैं। पहली बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऊपर भी पढ़कर आए, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट ऊपर भी पढ़कर आए, कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्लान रेगुलेशंस लॉ ये ऊपर ही पढ़कर आए, इंफॉर्मेशन रिलायबल थोड़ा नया पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो आईसीएस, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, प्लान रेगुलेशंस का जो कंप्लायंस है वो, ये 4 पॉइंट नए हैं। इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन और अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए तो इसका बना लेते हैं फटाफट से निमोनिक। भाई एक अगर याद रहे कि हाईलाइट करना है, रिव्यू करना है, ठीक है ना। 2 चीज़ें, रिव्यू से क्वेश्चन आ सकता है, हाईलाइट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से इश्यूज को हाईलाइट और रिव्यू करोगे। तो सिंपल बना लेते हैं यू सर सी यू। चलो जी, तो ये क्या बन जाएगा निमोनिक। ए से आ जाएगा अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ओ से आएगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। एस से आ जाएगा सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, आई से आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आर से आ जाएगा रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बचा सी यू कंप्लायंस विद पॉलिसी प्लान और यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये आप अरेंज कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ए ओ सर सी यू, ठीक है। ध्यान रखना रिव्यू एंड हाईलाइट द इश्यूज, ठीक है। इससे पहले आपने पढ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ऑब्जेक्टिव को फिक्स करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए जी, एक बात ध्यान रखिए, आईए जो होगा वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज को इवैल्यूएट करेगा, एडवाइस करेगा कहाँ पे इंप्रूवमेंट हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जनरल डिस्कशन है, इसमें कुछ खास दम है नहीं, ठीक है। और इंप्रूवमेंट को सजेस्ट करेगा, ठीक है। कह रहा है आईए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैनेजमेंट कंट्रोलिंग फंक्शन का, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को हेल्प करेगा सर सिस्टम को फिक्स करने में, और कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है वो बताएगा और रिस्क को मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। मिटिगेट मतलब कम करना, बट ही हैज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। बार बार एक ही बात हो रही है, ही हैज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। सेम बात दी गई है भाई, उसको सजेस्ट करना पड़ेगा कहाँ पे गैप है, कहाँ वीकनेसेस हैं, ठीक है। और रूट कॉज बताएगा ताकि उसे खत्म कर सकें। तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है जो मैनेजमेंट को हेल्प करेगा उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके गोल्स को पूरे करने में। तो 3 पॉइंट बनते हैं भाई, मैनेजमेंट एक्टिविटीज को एग्जामिन करेगा, एडवाइस करेगा कहाँ पे कमियां हैं, इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, ठीक है। दूसरा है भाई मैनेजमेंट कंट्रोलिंग फंक्शन है, मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम एस्टेब्लिश करेगा और रिस्क मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। और तीसरी बात है जो आईए होगा वो गैप और एरिया वीकनेस बताएगा आपको और रूट को बताएगा उसको दूर कैसे करना है। सिंपल है, मतलब रीडिंग वाला कंटेंट है। मैं सही बताऊं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना रिलेवेंट नहीं, बट ठीक है। फिर एक बार देख लेना भाई, चलो क्वेश्चन आ गया कि आईए जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट हेल्प द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड परफॉर्म द फंक्शंस कमेंट। तो फिर आपको 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे स्टार्टिंग वाले, ठीक है। स्कोप क्या है सर आईए का? कह रहा है जहां तक स्कोप की बात है ये एक अच्छा लंबा डिस्कशन है। 7 पॉइंट देख पा रहे हैं आप आईए के स्कोप में। पहला है सबसे पहले सिस्टम चेक करेगा सर। सिस्टम में क्या चेक करेगा? सिस्टम में चेक करेगा क्या सिस्टम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है क्या, ताकि रिस्क को मिनिमाइज कर सके सर। इंप्रूवमेंट अगर देखो सिस्टम चेक करेगा, कमियां होंगी तो बताएगा, कमियां ठीक हो जाएंगी तो रिस्क कम हो जाएगा। कह रहा है इनबिल्ट भी ऑपरेटिंग फंक्शंस होने चाहिए सिस्टम के अंदर ताकि फ्रॉड और एरर्स को टाइमली पकड़ पाए, ठीक, और डिटेक्ट और प्रिवेंट कर पाए। तो पहला स्कोप है सिस्टम को चेक करना। सिस्टम को चेक करेगा, इंप्रूवमेंट बताएगा, इंप्रूवमेंट होगा इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, फ्रॉड एरर को पकड़ने में हेल्प करेगा, ठीक है। कस्टोडियनशिप कहता है सर चेक करेगा क्या एसेट्स एग्जिस्ट कर रही है क्या, एसओडी चेक करेगा सारी एसेट्स अकाउंटिंग प्रॉपर्ली हो रही है क्या, सही में एसेट्स को सेफगार्ड किया जा रहा है अगेंस्ट फायर, इम्प्रॉपर डैमेज, ये सब चेक करेगा। साथ में इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है तो सर कहीं ना कहीं कंट्रोल वहां भी होना चाहिए, डेटा स्टोरेज भी चेक होनी चाहिए। तो कस्टोडियनशिप में एग्जिस्टेंस चेक करेगा, एसओडी चेक करेगा। एसओडी आप पढ़ते रहे, वॉल्यूम 1 में याद करिए, जो आदमी इन्वेंटरी रिसीव करे, जो अकाउंट्स मेंटेन करे, जो इशू कर रहे हैं, सारे अलग लोग होने चाहिए। एक ही पर्सन के पास सारा कंट्रोल मत दे देना। सारी एसेट्स की अकाउंटिंग हो रही है, सेफ गार्डिंग होगी एसेट्स के अगेंस्ट लॉसेस, और सिस्टम होना चाहिए फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक। चलिए तो ये हो गया सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स। कंप्लायंस विद प्लान प्रोसीजर आपने ऊपर पढ़ा अभी।
कहता है देखो कहीं ना कहीं यही वही तो पॉइंट है जो आप ऊपर पढ़ के आए थे अभी, ठीक है, वही आपके एओ सर सीयू 3 2 5 2 7, तो वही पॉइंट आ गए अब यहाँ पे दोबारा। कंप्लायंस विद पॉलिसीज प्लान्स, सर कह रहा है फंक्शनल सेगमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वो कंप्लाई तो करेंगे विद द प्लान रेगुलेशंस। कह रहा है पीरियोडिक रिव्यू होनी चाहिए सर आपकी पॉलिसीज को, और ऐसा लगता है भी अगर पॉलिसीज भी कहीं गलत है तो पॉलिसीज को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक। साथ में अगर वीकनेस है तो वीकनेस के बारे में बताइए और रेमेडियल एक्शन बताओ। ये पॉइंट कॉमन है, कुछ ना बोले कहीं भी तो ये चिपका देना वीकनेस है, रेमेडियल एक्शन के बारे में बताइए। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियस ही बात है। देखो जी आइए ना इंफॉर्मेशन सिस्टम भी चेक करेगा, आपका अपना ऑटोमेटेड सिस्टम होगा, उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो सही है या नहीं वो चेक करेगा। साथ में चेक करेगा आपके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट और रिलायबल है या नहीं, चेक करेगा रिपोर्टिंग इज बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब क्या होता है, क्या रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट इश्यूज हाईलाइट किए जा रहे हैं ना, और ऑटोमेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो चेक करेगा सर इंफॉर्मेशन सिस्टम के केस में जहां डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर कर रहा है आपके लिए वहां पे कंट्रोल एडिक्वेट होने चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी बनी रहे। तो सबसे पहले कह रहा है रिव्यू करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम का, फिर कह रहा है रिकॉर्ड चेक करेगा रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, फिर रिपोर्टिंग इज बाय एक्सेप्शन, और अगर डिसीजन मेकिंग सिस्टम कर रहा है तो कहीं ना कहीं एडुकेटिव कंट्रोल देखना पड़ेगा सिस्टम के अंदर कि सिस्टम कंट्रोल सही है या नहीं, एप्लीकेशन कंट्रोल, जनरलिटी कंट्रोल, ये सब पढ़ते हो ना। तो ये हो गया 4th पॉइंट। अब आता है जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें आपको देखना पड़ेगा क्या पैटर्न है, क्या एक्टिविटी को ग्रुप किया गया है क्या, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पैटर्न के साथ जारी है क्या, विद दे आर गोइंग विद इन हार्मोनी विद द पैटर्न। साथ में ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखनी हो, चार्ट देख लो आप, स्ट्रक्चर समझ में आएगा। भाई स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि अनड्यू डोमिनेंस आ रहा है किसी पर्सन के पास। साथ में देखना पड़ेगा जो लोग हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, ठीक, वो ऑपरेटिंग में मतलब ब्रांच वगैरह में उनके फंक्शन ओवरलैप तो नहीं कर रहे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर स्टाफ की हेडक्वार्टर में है। साथ में चेक करना पड़ेगा कंट्रोल कितना है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऐसा नहीं कि एक आदमी 10 साल से एक ही डिपार्टमेंट में है, ये नहीं होना चाहिए। साथ में आप देखिए यूनिटी ऑफ कमांड है ना, सारे लोग एक ही पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल सबऑर्डिनेट एक सुपीरियर। कह रहा है अगर ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड नहीं कर सकते तो द प्राइमरी वन शुड बी स्पेसिफाइड कि मेन काम कौन सा। मेरे को 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे ऑपरेशन भी देखना है, मुझे मार्केटिंग भी देखनी है, तो मेरा मेन काम कौन सा वो स्पेसिफाई करिए आप, ठीक। और मेरा हर दोनों में मेरा सीनियर कौन होगा फिक्स करना पड़ेगा। एसओडी जरूरी है, वो अपने ऊपर भी देख लिया। मैनेजर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, टैलेंट एक्विजिशन करना है ना, प्रोसेस है, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है ये थोड़ा ढंग का पॉइंट है। कह रहा है यार देखो कई बार ना एक्टिविटी से ग्रुपिंग करते हैं अपन, तो क्या आप देखो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं दे आर गोइंग इन हार्मोनी विद द ग्रुपिंग पैटर्न। चार्ट स्टडी करो, इससे पता लगेगा कि किसी का कोई अनड्यू डोमिनेंस तो नहीं है। जो हेडक्वार्टर में लोग हैं उनके ड्यूटीज फंक्शन ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं। आइए मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल चेक करेगा, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। देखो एक आदमी को 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो कभी भी। हाँ अगर अवॉइड ही नहीं कर सकते, देनी ही पड़ेगी, तो फिर बताओ प्राइमरी कौन सी है, और हर किसी के लिए सीनियर फिक्स होना चाहिए। एसओडी एडिक्वेट रखो, इवेल्यूएट करना पड़ेगा आपको, ठीक। एक बार ध्यान रखिएगा, मेरे रिवीजन के बाद इसको 2 बार स्टडी कर लीजिए आप, 2-3 घंटे लगा के चैप्टर एकदम डन हो जाएगा आपके लिए, ठीक। फिर आप चेक करो भैया यूटिलाइजेशन और रिसोर्सेज। इसमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसमें चेक करना पड़ेगा आपके स्टैंडर्ड नॉर्म सही है क्या। दूसरी बार आप चेक करिए कि स्टैंडर्ड नॉर्म जो बनाए गए हैं कि भाई इतने प्रोडक्शन के लिए इतना आरएम ही यूज होगा, इतना प्रोडक्शन करना है फिनिश गुड्स का तो इतना आरएम ही यूज होगा। कह रहा है क्या वो डिटेल्ड इनफ है, मतलब इतना वो स्टैंडर्ड नॉर्म इतने काफी हैं कि सही में उसके आधार पर प्रोडक्शन हो सकता है, परफॉर्मेंस चेक कर पाएंगे आप। किस तरीके से वो नॉर्म्स या स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए गए वो देखिए, और अगर वेरिएंस आ रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में तो रीजंस बात करिए। सबसे पहली बात, अगर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन चेक करना है तो आपको देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, क्या वो इतने कंपीटेंट हैं, क्या आप इवेल्युएट कर पाए परफॉर्मेंस, किस तरीके से उन्हें आपने इस्टेब्लिश किया वो देखना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है एक्चुअल में और उसमें तो फिर सर रीजंस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक। अगला है कंप्लीशमेंट ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप देखो, देखना पड़ेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो अटेनेबल है क्या, और क्या क्लियर है क्या ऑब्जेक्टिव को एक्सप्रेस कर सकते हैं क्वांटिफाइबल टर्म्स में।
मतलब ऐसा वेगनेस नहीं होना चाहिए ना यार कि ये करना है वो करना है। आप बताओ कि हाँ इतने 5 साल में कितना टर्नओवर अचीव करना है, कितनी सेल करना चाहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो भैया क्या प्लान प्रॉब्लम को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं? और ऑब्वियसली प्लान हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव अटेनेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्वांटिफाइबल टर्म्स में आप उसे सर्टिफाई कर पाए और प्लान आप देख लो उसे, ठीक। तो कुल मिला के आपको बताऊं 7 पॉइंट है भाई। पहला है सिस्टम प्रोसीजर, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस देखो, क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट रिकमेंड करोगे तो रिस्क कम होगा। इनबिल्ड होना चाहिए सर ताकि फ्रॉड को आप पकड़ पाए, ठीक कर पाए। सेफगार्डिंग में एग्जिस्टेंस देखो, एसओडी देखो, सारी एसेट की अकाउंटिंग हुई होगी, सेफगार्डिंग अगेंस्ट लॉसेज और ये सब डैमेज, इंटेंजिबल एसेट की भी, और साथ में अगर मतलब आपका वो भी है डेटा प्रोसेसिंग तो उस केस में डेटा स्टोरेज वगैरह चेक कर लो आप, ठीक। वैसे ही प्लान प्रोसीजर कंप्लाई करना है, इसमें कोई दम है नहीं। पीरियोडिकल रिव्यू करिए, वीकनेस के बारे में बताइए, कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखिए आप, रिकॉर्ड चेक करो, रिपोर्टिंग बाय एक्सेप्शन है क्या वो देखो। अगर सिस्टम ऑटोमेटेड है तो कंट्रोल इन द सिस्टम देखना पड़ेगा। ग्रुपिंग हो रही है क्या, ग्रुप पैटर्न साथ में चल रही है एक्टिविटीज, चार्ट देखो। हेडक्वार्टर में जो आप काम कर रहे हैं तो क्या ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। स्पैन ऑफ कंट्रोल देखो हर एग्जीक्यूटिव का, यूनिटी ऑफ कमांड है क्या, एक आदमी तो जिम्मेदारी मत दो, फिर भी दी है तो बताओ प्राइमरी काम कौन सा है। एसओडी करना पड़ेगा, और साथ में मैनुअल डेवलपमेंट है ना, टैलेंट एक्वायर करना, फिर उस पर काम करना, कंटिन्यूस करियर डेवलपमेंट की तरफ काम करेंगे, ढंग के लोग काम करेंगे आपके साथ। स्टैंडर्ड नॉर्म डिटेल होनी चाहिए ताकि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाए, किस तरीके से स्टैंडर्ड नॉर्म स्टैब्लिश किए गए, बहुत फर्क है सर रीजन देखिए। गोल्स अचीवेबल है ये देख लो, क्वान्टिफाइबल टर्म्स में आप उसे एक्सप्रेस कर पा रहे। प्रॉब्लम आपके प्लान जो आइडेंटिफाई करेगा पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को, और कहीं ना कहीं प्लान जो होगा फ्लेक्सिबल होगा, ठीक। ये 3 पॉइंट आप स्टैट के अंदर ही पढ़ते हैं, लगभग यही पॉइंट्स यहाँ भी आ गए भाई, कुछ नया तो है नहीं, फिर भी एक बार रीड कर लेते भाई बोलो। इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, देखो जी आईए की ओपिनियन ना किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आनी चाहिए। सेम पॉइंट स्टैट वाला इंटर में भी पढ़ते हैं आप। इंडिपेंडेंस माइंड में भी होनी चाहिए, अपीयरेंस के अंदर भी, सेम पॉइंट। किसी भी तरह का प्रेशर अगर आपको आ रहा है इंटरफेरेंस तो रेजिस्ट कर दो, मना कर दो सर, इसको फिक्स करते वक्त ये करना ये नहीं करना, नो। कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है की पर्सोनल्स का, जो पोजीशन है सीआईए की, किस लेवल पे किस पोजीशन पे वो काम कर रहा है वो तय करेगा आपकी इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंटली काम करना है, किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना, फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। इंडिपेंडेंस माइंड में भी और अपीयरेंस में भी होनी चाहिए, कोई भी प्रेशर आए रेजिस्ट मतलब मना कर दो, ठीक। इंटीग्रिटी में पता है आपको वही पॉइंट्स, ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस और हाई इंटीग्रिटी। प्रोफेशनली काम करिए सर, फेयर डीलिंग में कोई भी ऐसा काम मत करो जहां कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। पर्सनल बेनिफिट के लिए काम मत करिए सर, प्रोफेशनली काम करें, फेयरली काम करें, विद द हाई इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुली, इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्टिविटी आपको पता है सर, ऑब्जेक्टिवली काम करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से, एविडेंस कलेक्ट करते वक्त भी, इवैल्यूएट करते वक्त भी। आपको बायसनेस नहीं देखनी उसमें, तो आपके काम को बायसनेस अफेक्ट नहीं कर सकती, ये बात ध्यान रखना। इंडिपेंडेंटली मतलब ऑब्जेक्टिवली काम करना पड़ेगा आपको, ठीक। ये हो गया इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी क्वालिटीज की तरफ। सर क्वालिटीज क्या है आईए की? सबसे बड़ी क्वालिटी है सर, उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम को चेक करने का, ठीक है। और एक्सपर्टीज होना चाहिए फाइनेंशियल और अकाउंटिंग, अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए ऑपरेशंस का, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल प्रैक्टिसेस का, साथ में नॉलेज होना चाहिए कॉमर्स, लॉ, टैक्सेशन को, सारे सब्जेक्ट लिख दो आप, ठीक। अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और टेक्निक, ताकि लोगों से बात कर पाए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ये बढ़िया पॉइंट है। क्वालिटीज, ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, कमर्शियल प्रैक्टिस, ये यहाँ आ जाएगा, कमर्शियल प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन, ये सब, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सपर्टीज, सारे सब्जेक्ट लिख दो, ईआरपी, अकाउंटिंग है ना, सॉफ्टवेयर, ये सब, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 7 क्वालिटीज होनी चाहिए। सर इंटरनल ऑडिट के स्टेप्स कौन कौन से हैं? देखो ये ऐसे ही कुछ स्टेप्स आपको आगे जब आप पढ़ेंगे है ना, इन्वेस्टिगेशन है, डीडी है, कुछ ऐसा आपने स्टैट के अंदर ही पढ़ा, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल कहानी है, एक बार पढ़ते हैं जरा, ठीक है। क्या स्टेप है आईए के अंदर? कह रहा है सबसे पहले क्लाइंट के बिजनेस को नॉलेज देना पड़ेगा, सेम पॉइंट 315 में स्टैट भी करता है। सर क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज कैसे मिलेगा? कह रहा है मीटिंग करनी पड़ेगी विद द स्टेक होल्डर, बोर्ड के एमपीस, ताकि अंडरस्टैंडिंग ले पाए, पता लगे आपको विजन इन सब चीज़ों का, है ना।
कह रहा है सर और कैसे नहीं, कह रहा है आप डॉक्यूमेंट्स पढ़िए सर, एसओपीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसओपीज होती है ना, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल होंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे, उसे पढ़िए। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी आईटी लैंडस्केप की, कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशंस की। सबसे पहले मीटिंग करो भाई विद द स्टेक होल्डर्स, बोर्ड केएमपी मीटिंग, इससे आपको ऑपरेशन का पता चलेगा, विजन मिशन का पता चलेगा। फिर डॉक्यूमेंट्स पढ़िए सर, एसओपी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब आईटी लैंडस्केप का नॉलेज दो, कौन से एप्लीकेशन इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में कौन से लॉज एप्लीकेबल है ये देखो। तो 4 काम करने हैं भाई, मीटिंग, डॉक्यूमेंट, टेक्नोलॉजी, लॉ, प्लानिंग। अब देखो जैसे आप ऐसे मानते हैं ना स्टैंडर्ड ऑडिट को लेकर, इंटरनल में मानना पड़ता है SIA, स्टैंडर्ड और इंटरनल ऑडिट, ठीक है। बहुत सारे SIA का रेफरेंस मिलेगा आपको, बहुत सारे। कुछ नहीं करना है, इस चैप्टर के साथ साथ अपने नोटबुक में SIA की लिस्ट बनाते हुए चलना कि कौन सा SIA किस चीज़ का, तो रेफरेंस देने में आसानी रहेगी, ऐसा करके, ठीक है। कह रहा है सबसे पहले प्लानिंग करिए 310 के हिसाब से, जबकि ऐसे 300 लगता है प्लानिंग के ऊपर, याद करें। कह रहा है स्कोप अप्रूव करेगी कमेटी एंड बोर्ड, ठीक है। देखो एक बार आपका प्लान अप्रूव हो गया ना, तो डिटेल प्लान अपना शेयर कर देना KMPs के साथ, ताकि आपके लिए वो चीज़ें स्केड्यूल वगैरह बता देना कब मैं क्या चेक करने वाला हूँ, ठीक। कह रहा है ओपनिंग मीटिंग करनी पड़ेगी विद द की स्टेक होल्डर, स्टार्टिंग करने से पहले ऑडिट की। डिटेल वर्क प्लान जो होगा वो आपके जो ऑडिट मैनेजर्स होंगे आपकी IA टीम के अंदर, वो बनाएंगे डिटेल प्लान, बट अप्रूव करेगा CIA, चीफ इंटरनल ऑडिटर, ठीक। वर्क प्लान जो प्रिपेयर करेंगे वो पहले आप पूरा एवेल्युएशन कर लो रिस्क का, उसके बाद वर्क प्लान आप बनाइए। तो प्लानिंग का पॉइंट थोड़ा दमदार है, आप देख रहे हो। खैर नॉलेज ऑफ बिजनेस भी ठीक था, 4 पॉइंट थे, लेकिन प्लानिंग में अच्छे खासे पॉइंट हो गए यार, 6 पॉइंट हो गए। पहले तो ऐसे का रेफरेंस दे दिया, कह रहा है अप्रूव कराओ अपने प्लान को बोर्ड के साथ में शेयर करिए प्लान विद द स्केड्यूल, टाइमिंग स्केड्यूल। ओपनिंग मीटिंग करिए की स्टेक होल्डर वगैरह के साथ, ताकि स्टार्टिंग करने से पहले प्लान बनाएंगे, ऑडिट मैनेजर अप्रूव करेगा CIA। और कभी प्लान बनाए, प्लान बनाने से पहले इवैल्यूएशन कर लो सारे रिस्क का। प्लानिंग हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब क्या करना है सर, इन्फॉर्मेशन लेना है। सर इन्फॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी ना आपको, ताकि ऑडिट कर पाए आप। कह रहा है ट्राई करें जिस हद तक हो सके आइए इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली ले सोर्स से, कि आप ऐसे जब पढ़ते हैं, याद करिए 500 में क्या पढ़ते थे आप, जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर डायरेक्टली लेगा वो ज़्यादा रिलायबल होगी रादर देन ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली। तो ट्राई करिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली लेनी है, ठीक। और कह रहा है प्लानिंग करके चलना कि बीच में कभी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी तो कैसे रिस्पॉन्स करोगे आप इन तरह इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दम नहीं है इस पॉइंट पे। ऑडिट चेक, फिर रिपोर्टिंग। कह रहा है सर जब आप सब कुछ कर लिया आपने, यहाँ ना पूरा ऐसे SIA का रेफरेंस मिलेगा आपको, इसमें कुछ भी नहीं है। मैं सही बताऊँ, इस प्रोसेस के अंदर स्टेप्स के अंदर एक फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में दम लगता है मेरे को, बाकी 3 तो वैसे उड़ा हुआ बेचारा। 4th को पढ़ो एक बार। कह रहा है भैया डेटा कलेक्ट करो, ARP परफॉर्म करो ट्रेंड को देखते हुए। वो तो स्टार्ट भी करता है, वो करता है 520 के अंदर, आप करेंगे ARP एज पर SIA 6। सैम्पलिंग SIA 5, वहाँ 530 है। प्लानिंग करनी पड़ेगी सर, और टेस्टिंग करनी पड़ेगी प्लान के हिसाब से। साथ में एविडेंस देखना पड़ेगा 320, वहाँ 500 है। लिस्ट बनाइए कौन से इश्यूज हैं, आइडेंटिफाइड इश्यूज, ठीक। इंटरनल रिपोर्ट इशू करिए वर्क परफॉर्म करने के बाद एज पर 350, और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा 330, वहाँ 230 है। कुछ नहीं है भाई इस पॉइंट में ना, SIA 6, ARP, SIA 5, सैम्पलिंग, SIA 320, ऑडिट एविडेंस, इंटरनल रिपोर्ट 350, डॉक्यूमेंटेशन 330। 5 पॉइंट तो ये होगा यार। एक आधा पॉइंट ARP वाला पॉइंट अलग लिख दिया इन्होंने, फिर लिख दिया कि डिटेल टेस्टिंग करिए एज पर द प्लान, और डिटेल लिस्ट बनाइए आइडेंटिफाइड इश्यूज की, बस बन गया। बस लिस्ट मैंने आपसे कहा लिस्ट बनाने अपने पास, ऐसे 5, 6 कौन से किस चीज़ को लेकर है। अल्टीमेटली भाई अब रिपोर्टिंग पे आएंगे। कह रहा है पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएगा, ठीक। उसके बाद एक मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनेगा कि भाई ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या क्या आपने चीज़ें चेक की, क्या क्या छोड़ा है, वो सब पीरियड वगैरह आप बता दो। उसके बाद मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनेगा, शॉर्ट में कहता हूँ मैप। फिर आप देखो सर मैप में मैनेजमेंट ने बोला हाँ जी हम ये एक्शन लेंगे, ये एक्शन लेंगे, क्या मैनेजमेंट ने सही में एक्शन लिया है क्या? रिव्यू द स्टेटस ऑफ एक्शंस।
उसके बाद आप चेक करिए, फाइनल रिपोर्ट बनाइए, फाइनल रिपोर्ट सर्कुलेट करिए, अपनी फाइंडिंग दीजिए कमेटी को। और जब भी आप ये सब करेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, आपको 360 370 मानना पड़ेगा। 360 जो है कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट, वहाँ 260 265 चलता है वहाँ पे ऑडिट के अंदर, स्टैट के अंदर, और रिपोर्टिंग रिजल्ट्स वाइल शेयरिंग द रिजल्ट 370। तो नाना करते करते भी SIA यहाँ भी आ चुका है 360 370। बाकी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओ, मैप बनेगा, चेक करो मैनेजमेंट ने एक्शन लिया है या नहीं, फिर फाइनल रिपोर्ट बनाओ, फाइनल रिपोर्ट दे दो, और 360 370 मानना पड़ेगा। ये रिपोर्टिंग का पॉइंट है, ठीक। अब आते हैं जी आईए रिपोर्ट में। देखो अभी जो आपने पढ़ा ये स्टेप से बेटा आईए के 5वां स्टेप था रिपोर्टिंग। अब कहानी शुरू होगी रिपोर्टिंग की। देखो जी आईए रिपोर्टिंग को लेकर मेन जो SIA है वो 370। आईए रिपोर्ट 2 पार्ट में बटी हुई है, पहला है फर्स्ट स्टेज, दूसरा है सेकंड स्टेज। कह रहे आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया ना भाई, एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी जिसमें स्पेसिफिक एरिया और फंक्शन होंगे कि भाई किस किस काम को लेकर आपने चीजें चेक की, क्या चेक किया, वो आप बताएंगे, की ऑब्जर्वेशन बता दो। कह रहे हैं रिपोर्ट उसी तरीके से इशू करना जिस तरीके से आपने ऑडिट किया, ऑब्वियस सी बात है, डिटेल ऑफ द मैनर इन विच असाइनमेंट वाज कंडक्टेड, और की फाइंडिंग्स वगैरह आप बता दो। कह रहा है ये रिपोर्ट आप इशू करोगे ऑडिटी को, ऑडिटी विद द कॉपी शेयर विद द मैनेजमेंट। तो कह रहा है आपकी ऑडिट कंप्लीट हो गई, एक आईए रिपोर्ट बनाइए, उसमें कौन सा एरिया आपने चेक किया है वो, और डिटेल बताओ सारी चीज़ों की, किस तरीके से आपने असाइनमेंट किया है, और कॉपी दो, इशू करो ऑडिटी को, कॉपी दे दो मैनेजमेंट को। सेकेंड स्टेज कह रहे हैं पीरियोडिक बेसिस पे, ठीक, प्लान पीरियड के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी सारे आईए एक्टिविटीज की, जिसमें एंटिटी, प्लान, पीरियड सब कुछ होगा, जो बनाएगा CIA। सर ये हो रहा था पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट कंप्लीट होने पे, ये फर्स्ट वाला पर्टिकुलर, एट एंड ऑफ पर्टिकुलर, ये है पीरियोडिक बेसिस पे। ये बनाएगा इंटरनल ऑडिटर प्रिपेयर्ड बाय आईए, ये बनाएगा CIA, ये बनेगी ऑडिट कंप्लीट होने के बाद, ये बनेगी पीरियोडिक। पीरियोडिक कब होगा सर? कह रहा है जनरली क्वार्टरली, और सबमिट कर रहे थे हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी, और यहाँ सबमिट कर रहे थे ऑडिटी को और मैनेजमेंट को। एक डिफरेंस बिटवीन बन सकता है इनके बीच में, ठीक, जनरली जैसे ऑडिट कमेटी वगैरह ये सब। कह रहा है कुछ पार्ट आईए रिपोर्ट्स के क्वार्टरली रिपोर्ट में आ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आईए रिपोर्ट जो फर्स्ट स्टेज में, ये आप तो एक बार दोगे, 4 बार दे रहे हो, कुछ बातें यहाँ की यहाँ तो आ ही सकती है। कह रहा है जो SIA है ना 370, ये फर्स्ट टाइप को लेकर बात करता है, पीरियोडिक की बात नहीं करता 370। तो 370 बात करता है इसको लेकर, मतलब एक अच्छा खासा डिफरेंस बिटवीन बन सकता है इन दोनों में। पहला डिफरेंस ये दोगे एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर असाइनमेंट, ये दोगे पीरियोडिक बेसिस पे। दूसरा डिफरेंस ये बनाएगा आईए, ये बनाएगा CIA। तीसरा डिफरेंस ये इशू करोगे ऑडिटी को और कॉपी विद द मैनेजमेंट, ये दोगे हाईएस्ट अथॉरिटी मतलब TCWG। अच्छा ये पीरियोडिक में कब होगा? तो कह रहा है क्वार्टरली जनरली। चौथा डिफरेंस, इस पे SIA लगेगा, इस पे SIA नहीं लगेगा। SIA जो है फर्स्ट टाइप पे लगेगा। डन है आईए रिपोर्ट। अब चलते हैं जी फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, आईए रिपोर्ट। इसमें क्या चेक करना है? कह रहा है जी जो कंटेंट ऑफ फॉर्म है ना आईए रिपोर्ट का, ये ऑडिटर आईए बनाएगा अपने हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से। ऑब्वियस सी बात है, कंसल्टेशन वगैरह ले सकता है बट अपने हिसाब से। कह रहा है आईए रिपोर्ट तब तक फाइनल फॉर्म में नहीं दोगे जब तक कि ड्राफ्ट डिस्कस नहीं करोगे। ऊपर अपन पढ़ के आ चुके हैं, पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर डिस्कशन होता है, मैनेजमेंट एक्शन प्लान बनेगा, मैनेजमेंट एक्शन देगा, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनेगी, अपन पढ़ चुके हैं। कह रहा है जो आईए रिपोर्ट बनेगी वो प्रोसीजर जो आपने परफॉर्म किया, जो आपने एनालिसिस किया, उसके आधार पर बनेगी। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहा है जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे ना वो सारे फाइंडिंग्स पे करना, कुछ फाइंडिंग्स पे नहीं, फ्यू डेविएशन नहीं, सारी फाइंडिंग्स पे, ऑल द फाइंडिंग्स। कह रहा है जब भी आईए रिपोर्ट दोगे तो एक बात जरूर लिख देना कि जो आईए आपने किया है वो किया है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिट इशूड बाय द ICAI। मतलब जो आपने आईए की है वो किया है एज पर SIA। तो पहली बात, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स, सारी फाइंडिंग्स, नॉट फ्यू डेविएशंस, एज पर SIA आपको लिखना पड़ेगा। मुद्दे की बात, कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कह रहा है SIA कोई मैंडेटरी फॉर्मेट नहीं देता,
नहीं देता। लेकिन अगर आप आईए में एश्योरेंस दे रहे हो किसी भी लेवल का, तो फिर आपको 380 अकाउंटेंट मानना पड़ेगा। जनरली आईए के लिए कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट, नो लिस्ट ऑफ कंटेंट आईए के लिए। लेकिन अगर एश्योरेंस 380 कहता है, फिर ये फॉर्मेट मानना पड़ेगा, ठीक। और एक बात और भी है, कह रहा है टिपिकल आईए रिपोर्ट में ये आना चाहिए, ये जनरली मानते हैं। स्कोप देखते चलना भाई, पीरियड, एग्जीक्यूटिव समरी, क्रिटिकल फाइंडिंग्स, डिटेल ऑडिट फाइंडिंग, और क्या है उसका बिजनेस पे इंपैक्ट होगा, और रूट कॉज क्या है, हाईलाइटेड इश्यूज की रेटिंग, मतलब जो भी इश्यूज आए हैं हाई, लो, मीडियम, वो रेटिंग क्राइटेरिया जो ऑडिट कमेटी अप्रूव करेगी। क्या रिकमेंडेशन है आपका ताकि इंप्रूवमेंट कर सके कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और क्या रिस्पॉन्स आपको मिला है अथॉरिटी से, कंटिन्यूइंग एक्शन प्लान, मैप वगैरह, मैनेजमेंट एक्शन प्लान, स्कोप, पीरियड, समरी, क्रिटिकल फाइंडिंग्स, डिटेल फाइंडिंग विद इफेक्ट ऑन बिजनेस, इंपैक्ट ऑन बिजनेस, साथ में रूट कॉज, हाईलाइटेड इश्यूज में आपकी रेटिंग क्या है एज पर द रेटिंग अप्रूव बाय द ऑडिट कमेटी, रिकमेंडेशन टू इंप्रूव कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्पॉन्स जो आपको मिला, ठीक। तो ये हो गया भाई कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, आइए रिपोर्ट, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं फॉलोअप की तरफ। फॉलोअप में क्या होता है, देखो मैं सिंपल बताऊं आपको, पिछले साल जो रिपोर्ट दी थी उस पे रिपोर्ट पर डेफिशिएंसीज थी, आपने बता दी भाई कमियां थी, क्या क्या कमियों को ठीक किया गया पिछले साल की कमियों को, उसके लिए फिर एक एटीआर बनती है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, ठीक है, प्रीवियस ऑडिट्स को लेकर। तो वो है, कहता है 390 कहता है भैया जो सीआईए होगा वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेगा, क्या प्रायर ऑडिट इश्यूज का क्लोजर हुआ है क्या, इसके लिए एक्शन प्लान बनेगा ताकि पिछले ऑडिट की सारी कमियों को ठीक कर दिया जाए। तो कह रहा है इसमें फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस होगी जहां पे आप वो सारी चीजें एग्री करेंगे, प्री एग्रीड विद द मैनेजमेंट प्लस टीसीडब्ल्यूजी। साथ में कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आईए की होगी भैया, वो बनाएगा एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट, कि भैया जो पिछले बार कमियां बताई थी कि आपने वो ठीक कर दी हैं, उसको लेकर एक फॉर्मल मॉनिटरिंग प्रोसेस होगी और उसमें एटीआर बनाएंगे, एलिमेंट्स वगैरह क्या होंगे वो सब डिस्कस करेंगे, प्री डिस्कशन हो जाएगा पहले ही मैनेजमेंट प्लस टीसीडब्ल्यूजी के साथ। साथ में एक बात ध्यान रखिए, आप प्रायर जो इश्यूज रेज हुए थे पिछले ऑडिट में उसको आप देखोगे, उसका एवेल्युएशन करोगे, क्या करेक्टिव एक्शन लिए नहीं वो देखोगे आप, ठीक। कहता है आईए रिव्यू करेगा क्या फॉलो अप जो एक्शन है, मैनेजमेंट से पूछेगा सर कि क्या आपने एक्शन लिया है। अगर लगता है मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया विद रीजनेबल टाइम, तो मैनेजमेंट को बात बताएगा कि सर आप हमने पहले भी आपको बोला पिछले रिपोर्ट के अंदर कि ये चीज़ें ठीक नहीं है कंट्रोल के अंदर, आपको ठीक कर लेनी चाहिए थी, क्या आपने ठीक की है। अगर लगता है मैनेजमेंट ने ठीक नहीं की तो आईए रीजंस पूछेगा, भाई पहली बात तो आपने ठीक नहीं की, हमने आपको बता दिया, एक्शन नहीं लिया, हमने आपको बता दिया, फिर भी अगर आप बोलने के बाद ठीक नहीं कर रहे हो, सर क्यों नहीं ठीक कर रहे हो बताओ। और कह रहा है अगर मैनेजमेंट ने आपके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया और ठीक करना शुरू कर दिया तो सीधे फिर भरोसा मत कर लेना, कह रहा है पीरियोडिक रिव्यू करना पड़ेगा, किस तरीके से मैनेजमेंट आपके रिकमेंडेशन को मान रहा है, हाउ द रिकमेंडेशंस ऑफ द आईए हैव बीन इंप्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट। बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो सीआईए रिस्पॉन्सिबल है भैया, फॉलो अप करेगा, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएगा, बातचीत करेगा, ठीक है ये सब कुछ, और फॉलो अप एक्शन लिया गया है नहीं लिया गया इसको लेकर बात करेगा, अगर नहीं दिया गया तो मैनेजमेंट को बताएगा, मैनेजमेंट अगर बता दिया है तो फिर चेक करेंगे मैनेजमेंट ने किया कि नहीं किया, मैनेजमेंट फिर भी नहीं करेगा तो रीजंस पूछेगा, अगर मैनेजमेंट करता है तो आप चेक करिए किस तरीके से किस हद तक आपके रिकमेंडेशन को मान रहा है, ठीक। और अगर मैनेजमेंट ने कोई बात नहीं मानी उसके बाद भी फुली या पार्टली, तो फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट बना के देगा कि भाई मान जाना तो क्या दिक्कत है, ठीक। और क्या नहीं माना फिर आप बता देना। अगला है भैया रिलेशनशिप ऑफ आईए एंड ईए। देखो जी ये ऊपर पढ़कर आ चुके हैं कि आईए क्या क्या चेक करेगा, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन और कंट्रोल की इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये तो आईए चेक करता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुद्दे की बात, जो काम आईए ने किया है वो काम कहीं ना कहीं ईए को भी करना पड़ता है। अब अगर आईए अगर कंट्रोल चेक कर रहा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहा है, तो ये काम तो ईए को भी करना पड़ेगा ना यार, इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डन बाय द ईए। तो फिर उस केस में क्या होता है कि ईए अगर चाहे तो आईए काम पे रिलाय कर सकता है, वो आएंगे, लगेगा 610, लेकिन उससे पहले 138 कहता है जहां ऑडिट कमेटी है वो सर आईए के साथ कंसल्ट करके स्कोप और फंक्शनिंग वगैरह डिसाइड करेगी। अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी है वो ऑब्जेक्टिव ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है आईए का ऑब्जेक्टिव। अच्छा, स्टैट के लिए मैंडेटरी है, जो भी काम आईए ने किया है उसकी इफेक्टिव एफिशिएंसी आप चेक करिए आईए डिपार्टमेंट ढंग से काम कर रहा नहीं कर रहा, लोग कंप्यूटर नहीं है, ये सब
ये चेक करेगा। एक बात और है, देखो जितनी इंडिपेंडेंस एग्जिबिट करेगा वो उसके हिसाब से अपन तय करेंगे उसका काम करना भी है, रिलाय करना भी है या नहीं करना उसके काम पे, ठीक है। अगर लग रहा है इंडिपेंडेंट है नहीं तो क्या करेंगे, उसके ऊपर भरोसा करके रहने दो यार, खुद काम कर लेंगे अपन। तो कह रहा है ये जो है ना आईए फंक्शन को इवेल्युएट करता है, ये आप वॉल्यूम 1 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं 610, वॉल्यूम 1 कुछ बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आईए फंक्शन को इवेल्युएट करेगा। तो कहीं ना कहीं एक बात बताओ, जब आईए ने इंटरनल कंट्रोल चेक किया ही है उसने इंटरनल कंट्रोल, आप दोबारा क्यों करोगे बीइंग द ईए? तो उसके काम में भरोसा करके अपना एंटी डिजाइन करो आप, नेचर टाइमिंग एक्सचेंज। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप आईए के काम में भरोसा कर रहे हैं ईए, तो फिर ईए उतना डिटेल काम नहीं करेगा ना, फिर लेस एक्सटेंसिव प्रोसीजर इंप्लीमेंट करेगा। तो कह रहा है आप भरोसा करो, अपना एंटी डिजाइन करो, जितना वो इंडिपेंडेंट होगा उतना ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे, इतना कम उतना करो। और हाँ, अगर कर रहे हो तो भाई यू हैव टू एग्जामिन द स्कोप एंड इफेक्टिवनेस, जो आईए ने काम किया, कितने कंपिटेंट लोग हैं, स्ट्रेंथ और ये सब। 138 ऊपर वाला पॉइंट कि भैया कौन स्कोप और ये सब कुछ तय करेगा, मेथड्स। तो ऑडिट कमेटी बनानी जरूरी, तो ऑडिट कमेटी करेगी ना। तो कह रहा है जो काम आईए कर चुका है वो ईए को तो करना ही पड़ता है। तो इसमें कुछ ऐसा कोई हैवी पॉइंट नहीं है, और कोई सही बताऊं तो हलवा एकदम। अच्छा, ये डिस्कशन बहुत समराइज किया है मैंने आपके लिए 16 नंबर पॉइंट, या वॉल्यूम 1 के अंदर ही पढ़ते हैं कि क्या ईए आईए से डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकता है, डायरेक्ट हेल्प। कहता है जनरली वो ले सकता है, लेकिन सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर नहीं ले पाएगा। नो, सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर, क्योंकि एक्सटर्नल की सोन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट ओपिनियन को लेकर। तो कह रहा है सिग्निफिकेंट जजमेंट तो बेटा ईए को खुद बनाने पड़ेंगे। वो काम वो डीए मतलब आईए को नहीं बोलेगा तू मेरे लिए वो काम कर दे, मुझे डायरेक्ट हेल्प कर दे। ठीक वैसे ही अगर थर्ड पार्टी से पूछना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 के अंदर, तो ईए को काम खुद करना पड़ेगा, वो आईए को डेलीगेट नहीं कर सकता। तो क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए आईए की डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं? द आंसर इज नो। कह रहा है सर 505 कहता है ईए की जिम्मेदारी बनती है कंट्रोल मेंटेन करने की, तो आप वो काम कैसे ले सकते हो सर आईए को? हाँ, इतना जरूर है कि जो भी थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन आए, अगर असेंबलिंग का काम होगा तो आईए से आप असेंबलिंग वाला काम करवा सकते हो कि तो असेंबल कर दिया सारी इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टीज के हिसाब से, रेटर का असेंबलिंग कर देगा, रेटर की, वो अलग चीज है, लेकिन आप उससे पूरा काम नहीं ले सकते उसको। तो कह रहा है सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर डायरेक्ट हेल्प ले सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। थर्ड पार्टी कंफर्मेशन को लेकर द आंसर इज नो। सर सिग्निफिकेंट मैटर कौन कौन से होंगे? ये दिए हुए हैं। आरएमएम एसेस करना सिग्निफिकेंट मैटर, टेस्ट चेक करना, सफिशिएंसी टेस्ट सही परफॉर्म किए गए सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट चेक करना सिग्निफिकेंट मैटर 540, मैनेजमेंट का असम्पशन गोइंग कंसर्न का सही है या नहीं सिग्निफिकेंट मैटर, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर है या नहीं सिग्निफिकेंट मैटर। ये काम तो बेटा ये को खुद ही करना पड़ेगा, चाहे आरएमएम हो, चाहे टेस्ट सही परफॉर्म किए नहीं, अकाउंटिंग एस्टीमेट्स हो, चाहे गोइंग कंसर्न का असेसमेंट हो, चाहे डिस्क्लोजर्स हो, ये काम को खुद चेक करना पड़ेगा। बिंग रही है ये, आप ये डायरेक्ट हेल्प नहीं दे सकते आप आईए से, सॉरी। अच्छा, एक बात और, इसमें मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक चीज मैं आपको बढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मिस हो गया मेरे ख्याल, ठीक है, तो एक बार देख लो। सिंपल डिफरेंस आईए और ईए, मतलब इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट के बीच में। कह रहा है आईए कौन करेगा? आईए करेगा इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये करेगी इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर, इंडिपेंडेंट पर्सन। ईए आईए चेक करेगा कंट्रोल्स, ईए चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आईए को अपॉइंट करती है कमेटी या बोर्ड, ईए को अपॉइंट करेंगे मेंबर्स। आईए का यूज करती है टॉप मैनेजमेंट, ईए का यूजर है स्टेक होल्डर्स। आईए रिपोर्ट बताएगी कमियां क्या कंट्रोल्स में, ईए बताएगा ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आईए एम्प्लॉय हो सकता है आपका, ईए कभी एम्प्लॉय नहीं हो सकता, मैंडेटरी है कि वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ईए एक सिंपल डिफरेंस है इसके बीच में, आईए और ईए के बीच में, ठीक है। अब चलते हैं मुद्दे पे वापस। अरे ये क्या हो गया भाई, ठीक। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ आईए फंक्शन, अभी हलवा है, कुछ भी नहीं है। कहता है पूरा 610 है, पूरा 610। पहली बात कह रहे हैं सर, पहले ये पढ़ लेते हैं, ये आईए का वर्क यूज नहीं करेगा 610, वॉल्यूम 1 में आप पढ़ चुके हैं। कब? जब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी
सपोर्ट नहीं करती ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आईए, मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं है अगर आईए, अगर कंपिटेंट नहीं है, अगर सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा है, सेम 610 पढ़कर आ चुके आप, ठीक, तो आपको उसके काम में भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है भरोसा करें या ना करें वो कैसे तय करेंगे, डिटरमाइनिंग द एडिक्वेसी, वही 3 पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ कंपिटेंस, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच, हलवा है। तो कह रहा है यूज मत करो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी प्रमोट नहीं करेंगे, जब वो कंपिटेंट नहीं होगा, जब सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं मानेगा, इन 3 केस में आप उसके काम को यूज मत करिए, शैल नॉट यूज द वर्क ऑफ आईए। अच्छा एक बात और, अभी पीछे बढ़ रहा है डायरेक्ट असिस्टेंस, अभी बढ़ रहा है कि 2 चीजों को लेकर नहीं ले पाएंगे। कह रहा है सर जब भी डायरेक्ट हेल्प लेनी पड़ेगी आपको देखना पड़ेगा जजमेंट, जितना ज्यादा जजमेंट लगेगा उतना कम डीए ले पाएंगे। ध्यान रखिए, अपन ऊपर पढ़कर आए कि सिग्निफिकेंट जजमेंट यहाँ पे लग रहा है, सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर आप डायरेक्ट हेल्प नहीं ले सकते, आरएमएम को लेकर नहीं ले पाएंगे, जहाँ थ्रेट्स होंगे वहां नहीं ले पाएंगे। वही घुमा फिरा के वही पॉइंट आ रहे हैं यार, कुछ भी नया नहीं है। कहाँ डायरेक्ट हेल्प नहीं ले सकते, ये यहाँ भी पढ़कर आए पीछे थोड़ा सा, बाकी 610 में पूरा पढ़ चुके हो आप। जहाँ सिग्निफिकेंट जजमेंट लेगा वहां नहीं ले पाएंगे, हाई आरएमएम में होगा वहां नहीं ले पाएंगे। जो बात आईए फंक्शन रिपोर्ट कर रहा है वहां आप डायरेक्ट ले करोगे क्या, वो काम तो आईए फंक्शन ऑलरेडी कर रहा है। और कोई भी डिसीजन जो ईए को लेने हैं 610 के हिसाब से, वो डायरेक्ट हेल्प नहीं लेगा। अरे आपको खुद तय करना है यार, उससे डायरेक्ट हेल्प लेके क्या ले रहे हो आप कि तू बता दे ये आईए सही है या नहीं। अरे आईए से खुद पूछ रहा है कि आईए बता सही है या नहीं, वो तो खुद तय करना पड़ेगा 610 के अंदर। आपको मस्त है एकदम 610 आ गया, सिग्निफिकेंट जजमेंट, आरएमएम मैंने बताया खुद आईए फंक्शन ने, और 610 साथ आपको डिसाइड करना। तब आइए देखो 610 याद करिए, आईए फंक्शन अलग है, डायरेक्ट हेल्प अलग है। अगर आईए फंक्शन खुद वो बातें बता रहा है, डायरेक्ट हेल्प लेके आप करोगे क्या, ठीक। तो ये घुमा फिरा के दोनों में कहानी वही घूम रही है। और डॉक्यूमेंटेशन, सर डॉक्यूमेंटेशन क्या करेंगे, किस चीज का कह रहा है, चेक करिए थ्रेट्स का ऑब्जेक्टिविटी को लेकर। पहली बात, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ आईए, ठीक। आपने तय किया एंटी कौन सा हुआ, उसके आधार पर डॉक्यूमेंटेशन कर लो। किसने काम का रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया, रिटन एग्रीमेंट जो आपने लिया हुआ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी। क्या होता है जब आप डायरेक्ट हेल्प लेते हैं ना, जब आप डायरेक्ट हेल्प लेते हैं तो एंटिटी से रिटन एग्रीमेंट करते हैं कि डायरेक्ट हेल्प ले रहा हूं मैं, आईए से तू इंटरफेयर नहीं करेगा। और एक एग्रीमेंट करते हैं आईए के साथ कि जो भी मैं तेरे से डायरेक्ट हेल्प ले रहा हूं वो बात तू कॉन्फिडेंशियल रखेगा, वो तू मैनेजमेंट को नहीं बताएगा। तो ये बात आप वहां पढ़ते हैं 610 के अंदर। जो भी आपने एग्रीमेंट किया उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लो। जो वर्किंग पेपर्स हैं आईए के, किसने आपको डीए दिए, डायरेक्ट हेल्प दिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लो। थ्रेट्स, कंपिटेंस, बेसिस फॉर डिसीजन डिसाइडिंग द एंटिटी, किसने रिव्यू किया, कितना रिव्यू किया, रिटन एग्रीमेंट, वर्किंग पेपर्स, इन सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक। कह रहा है आईए में सर चेक क्या करोगे, भाई अप्रेजल एक्टिविटी, इफेक्टिवनेस कंट्रोल, कुछ तो नया बोल दे भाई। स्कोप क्या है भाई, किसी पिटी वही कहानी, इंटरनल कंट्रोल, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लॉ कंप्लायंस। ऑब्जेक्ट क्यों चेक कर रहे ताकि इवेल्युएट कर सके इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ये पूरा डिस्कशन ना आखिरी में लाके इन्होंने रायता फैला दिया, सही बताऊं मैं आपको। चैप्टर के आखिरी तक आते आते इंस्टीट्यूट ने उनको रायता फैला दिया, उनको लगाया कंटेंट तो कम हो जाएगा इस चैप्टर में, तो बोले काम करते हैं 610 डाल देते हैं। बोले 610 सीरियल डालेंगे तो दिक्कत है, बोले फिर घुमा फिरा के अगड़म झगड़म जितना भी मिला सब लपेट दिया। सही बताऊं मैं आपको, लगभग कहानी यही खत्म हो चुकी थी इस चैप्टर की, लगभग कहानी पूरी यही खत्म हो चुकी थी। इसके बाद जितना इन्होंने डाला है, चाहे वो 15 हो, 16 हो, 17 हो, दम नहीं है। अब आते हैं भैया लास्ट में ऑडिट ट्रेल। ये तो आप बहुत जगह पढ़ते हैं, है ना, इंटर में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं। ऑडिट ट्रेल पता है ना, एडिट लॉग, कि भैया आपका अकाउंट अब तो मैंडेटरी है सेक्शन 128 के अंदर। कोई भी कंपनी अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। ऑडिट ट्रेल में होगा क्या, अब मान लो रामू ने एंट्री की सेल टू श्यामू 2000 रुपए, फिर उसको आपने चेंज कर दिया, नहीं 2000 नहीं 2200 है, फिर आपने सेल्स रिटर्न कर दिया 150 रुपए, तो रामू ने एंट्री कब की, 19 तारीख को 2 बजे, वो आ जाएगा। फिर दूसरा अकाउंटेंट है बिल्लू ने 2000 को 2200 कर दिया, वो डिटेल आ जाएगी। बोले फिर सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर दी चंपू ने, बोले चंपू ने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड की 25 तारीख को दोपहर के 3 बजे, पूरा लॉग आएगा, पूरा लॉग, पूरा ट्रेल मिल जाएगी सर, पूरी ट्रेल। तो क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, आसानी से पकड़ पाओगे।
वरना ना बहुत पहले हम पढ़ाते थे आईटी वाला चैप्टर, तो एक पॉइंट उसमें पढ़ते थे यार, पढ़ा भी है पढ़ाया भी है, कि ऑडिट ट्रेल नहीं होती उसमें। क्योंकि यार होगा क्या, देखो रजिस्टर हो तो फिर भी अगर आपने लिख दिया तो हटाना फाड़ना पेज बहुत मुश्किल है, नंबरिंग में भी होगी। लेकिन एमएस एक्सेल में आप कुछ लिख रहे हो, उसे एडिट करना तो बहुत आसान है ना। तो मैंडेटरी करके सर ऑडिट ट्रेल का फीचर होना ही चाहिए। तो कह रहा है ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग, विजिबल ट्रेल एविडेंस की, जिसमें 1 to 1 आप आराम से ट्रेस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। और जो ऑडिट ट्रेल में चेंजेस आएंगे ना, वो आएंगे क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस, मतलब डेट वाइज, टाइम वाइज, क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर ऑफ टाइम। कह रहा है कोई भी चेंज किया आपने, नया डेटा लेके आए, कोई चेंज किया, कोई डिलीशन किया, सब कुछ आ जाएगा। कह रहा है ऑडिट ट्रेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेवल पे आ चुकी है सर, अब जितना भी कोई बदलाव करेगा आपको मिल जाएगा। और 128 में ये भी लिखा 128 के अंदर कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इंडिया के अंदर ऑडिट ट्रेल फीचर होना चाहिए, और उस फीचर को आप डिसेबल भी नहीं कर सकते। ऑडिट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मैंडेटरी है, वो फीचर डिसेबल होना ही चाहिए, हमेशा ऑन रहेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ऑडिट ट्रेल फीचर डिसेबल ना हो, इसके लिए कंपनी कंट्रोल मजबूत रखेगी। इस पॉइंट का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, क्योंकि कंपनी से कह चुका है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑप्शन ही नहीं आना चाहिए डिसेबल होने का। तो ये पॉइंट तो प्रैक्टिकली रेलेवेंट हो गया ना आज की डेट में। तो कहता है सर कुछ कंट्रोल दिए गए जो एलईडी को इंप्लीमेंट करने चाहिए। अब है ना कि भाई ऑडिट ट्रेल डिसेबल नहीं होना चाहिए, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसके लिए कौन से कंट्रोल होने चाहिए। पहला कंट्रोल कह रहा है ऑडिट ट्रेल ना कभी डिसेबल हो ना कभी डीएक्टिवेट हो। यूजर आईडी दोगे हर इंडिविजुअल, तभी तो आप पकड़ पाएंगे ना कि हाँ ये तो आ गया रामू 007। बोले रामू बेटा तूने एडिट की थी ये ट्रांजैक्शन, पकड़ो, यूजर आईडी देनी पड़ेगी। कह रहा है जो भी चेंजेस किए गए हैं वो ऑथराइज्ड होने चाहिए, और लॉग्स मेंटेन करिए सर चेंजेस। और एक्सेस जो है ना बहुत कम लोगों के पास होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। और टाइम में पीरियोडिक बैकअप ले लो कि पता चला ऑडिट ट्रेल का डेटा भी उड़ गया, टाइमली बैकअप लो, आर्काइव कर लो। तो कह रहा है ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल नहीं होना चाहिए पहले, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं, दिस इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट ट्रेल का फीचर डिसेबल नहीं होना चाहिए, हर चीज को यूजर आईडी दे दो इंडिविजुअल को, चेंजेस वेंजेस जो भी हैं सब कुछ ऑडिट ट्रेल में ऑथराइज होने चाहिए। ऑडिट ट्रेल का एक्सेस जो है या तो डिसेबल कर दो या रिस्ट्रिक्ट कर दो, और बैकअप करो विद द आर्काइव कर दो बैकअप को, ठीक है। कह रहा है ऑडिट ट्रेल में कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कब चेंजेस किए गए, डेट एंड टाइम, ठीक, किसने चेंज किया, रामू, कौन सा डेटा चेंज किया, सेल्स टू श्यामू, कब चेंज किए, किसने चेंज किया, क्या चेंज किया, कब क्या किसने। सिंपल है, हलवा है, खत्म हो गया चैप्टर, मजे करो अब, ठीक है। वी आर डन विद दिस चैप्टर, डन।